साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिंक और सल्फ़र की, जो हम अपनी गेहूं की फसल में लगाने वाले हैं। लेकिन जिंक और सल्फ़र हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसमें हम कब लगाना चाहिए और किस किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी फसल में गेहूं और सल्फ़र का प्रयोग करने से पहले। दोस्तों, सल्फ़र और जिंक हमारी जो फसल को बहुत ही कम आवश्यकता होती है, बहुत ही कम मात्रा में इन पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है फसल को। लेकिन इनका भी प्रयोग हमें जब करना चाहिए जब हम इन बातों को हमें पता हो कि ये एक प्रक्रिया हमने अपनी गेहूं की फसल में कर दी है। क्योंकि अगर हम ये मुख्य कार्य करे बिगड़ ही और हम अपनी गेहूं की फसल में जिंक और सल्फ़र का प्रयोग कर देंगे तो हमारा जो पैसा होगा वो वेस्ट होगा, साथ के साथ हमारा जो उत्पादन होगा वो भी इतना अच्छा तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात ये करेंगे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में जिंक और सल्फ़र का प्रयोग करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या कार्य हमें उससे पहले करने हैं। अगर वे नहीं करे हैं तो हमें वे कार्य पहले करने पड़ेंगे, जब ही हमारी फसल में जिंक और सल्फ़र का एक अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। नहीं तो आपका पैसा वेस्ट है, आपकी जो पैदावार है वो भी वेस्ट है। इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। रिजल्ट मिलेगा लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलेगा अगर आपने ये कार्य नहीं किए हैं। तो वीडियो आपको दोस्तों पूरा देखना है, जब भी एक अच्छी तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाओगे कि हमें हर माइक्रोन्यूट्रेंट्स का, हर पोषक तत्व का किस तरीके से प्रयोग करना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकुर चौधरी। आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके किसान भाइयों के साथ भी साझा जरूर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान साथियों, जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उस समय हमें या तो DAP या NPK या पोटास कुछ ना कुछ हमें अपनी फसल में गेरना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो भी फसल है उनको एक प्राइमरी पोषक तत्व जो होते हैं, जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, वे बेसल डोज में देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बेसल डोज में इन तत्वों की कमी कर देते हैं तो हम उसके बाद कुछ भी पोषक तत्व दे ले, वे इतना अच्छा रिजल्ट हमारी फसल को नहीं दे पाते। तो अगर आपने दोस्तों बेसल डोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, DAP, NPK या सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है वो नहीं दिया है तो जिंक और सल्फ़र आपकी फसल में एक अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्या कारण है जिससे आपको इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि ये देना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हर फसल जो होती है उसको कुछ ना कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट्स चाहिए जर्मिनेशन के लिए। जो मुख्य पोषक तत्व है, जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन जब हम पौधे के साथ बेसल डोज में देते हैं तो वो एक जो हमारा अंकुरन होता है, जो उसमें शुरू से स्टार्टिंग से अंकुरन बनकर चलता है, वो अच्छी तरीके से निकलता है। फास्फोरस साथ के साथ जड़ों की वृद्धि करता है, कोशिकाओं की वृद्धि करता है। और जो पोटास होती है वो पौधों की कोशिकाओं को, प्रकाश संश्लेषण को बना के चलता है। तो फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन ये बेसल डोज में देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं दिया है तो पौधा इतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। साथ के साथ जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स होंगे जो हम बाद में देंगे उसे भी अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये पोषक तत्व हमें बेसल डोज में देना बहुत ही आवश्यकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आपने नहीं दिए हैं, बेसल डोज में आपने नहीं दिए हैं और आप डायरेक्ट जिंक और सल्फ़र का प्रयोग अपनी फसल में कर रहे हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। अगर आपने ये इन बिना पोषक तत्व के बुआई कर दी है और आप खासकर यूरिया और आप जिंक और सल्फ़र देना चाह रहे हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जड़ों का जो विकास है, जो फास्फोरस जड़ों का विकास कर रही है, वो उतनी अच्छी तरीके से पौधा उन पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएगा और उसमें फुटाव भी कम होगा, जड़ों का विकास कम होगा, तो वो उसमें जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ हमारी नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों, देना कब है, हमें अपनी फसल में जिंक और सल्फ़र का प्रयोग करना कब है, मेनली बात ये है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि अपनी फसल में सिंचाई कब करनी है।
अगर हमारी फसल 21 दिन की होगी है, बेसिकली गेहूं की फसल में 21 दिन के बाद ही हम सिंचाई करते हैं, तो उसके बाद हमें डीएपी और यूरिया इन दो का प्रयोग हमें पहली सिंचाई पे करना है। अगर आपने बेसल डोज में नहीं दिया है उस टाइम आपको डीएपी और यूरिया, एक बैग आप प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का ले सकते हैं और आधा जो बैग होता है यानी कि 20 से 25 किलो आप यूरिया का लेकर उन दोनों को मिलाकर एक साथ स्प्रे करनी है। उसमें आपको जिंक का प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि फास्फोरस के साथ हम जिंक का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ छिड़काव करना है। बस इसमें आपका नुकसान जो होगा वो होगा कि जो फास्फोरस होती है वो मिट्टी में अच्छी तरीके से नहीं घुल पाती, लेकिन जो हमारी मिट्टी होती है पहली सिंचाई पे वो भुरभुरी होती है, उसके साथ जो पानी होगा, जब हम उसके बाद पानी जो लगाएंगे, पानी लगाने के बाद जो फास्फोरस होगी वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, जिससे वो जड़ों तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जड़ें नीची होती हैं, फास्फोरस ऊपर ही रह जाएगी, तो वो फास्फोरस जड़ों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारी फास्फोरस पूरी पौधे को नहीं मिल पाती। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि फास्फोरस को हमेशा बुआई के साथ ही दिया जाए। अब फास्फोरस हमने दे दी दोस्तों, नाइट्रोजन हमने दे दी, पोटास भी हम इसके साथ दे सकते हैं। पोटास अगर आप देना चाह रहे हैं तो उस समय आप पोटास दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है पहली सिंचाई पे हमने इन तत्वों का प्रयोग कर दिया। अब बात आती है दोस्तों जिंक और सल्फर की। जिंक हमें दूसरी सिंचाई जब हम कर रहे हों उस टाइम यूरिया के साथ हम जिंक को दे सकते हैं और उसी टाइम हम सल्फर को दे सकते हैं, क्योंकि जिंक और सल्फर गेहूं की फसल में बहुत एक अहम रोल निभाते हैं। इनकी कमी से हमारी फसल की जो पैदावार है बहुत कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों जो हमने इससे पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपकी जो क्राउन जड़ें होती हैं, जिसको हम ताज जड़ें भी बोलते हैं, जिस टाइम पौधा सिंचाई के टाइम पे आता है, अगर वे नहीं बन रही हैं तो पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें क्राउन जड़ बन रही हो उस टाइम ही अगर हम सिंचाई करें, उसके बाद सिंचाई करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसमें हम वो वीडियो को आप जाकर दे सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि क्राउन जड़ों के समय हमें कौन सा तत्व देना चाहिए जिससे हमारी लागत कम हो जाए। देखिए, पैदावार अगर आपको दोस्तों लेनी है तो फर्टिलाइज़र उतना तो गिनना पड़ेगा जितना हमें चाहिए, यानी कि जितना हमारी फसल को चाहिए। अगर हमें अपने शरीर को चलाना है तो खाना तो उतना पड़ेगा जितनी हमें आवश्यकता है खाने की, तो इतना तो हमें खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही फसल है कि उतना तो हमें अपनी फसल को देना पड़ेगा जितना हमारी फसल को आवश्यकता है। अगर आप ज़्यादा दोगे तो भी नुकसान है, कम दोगे तो भी नुकसान है। तो जब आप दूसरी सिंचाई करोगे दोस्तों तो उस समय आप जिंक और सल्फर का प्रयोग यूरिया के साथ कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों का भी अलग अलग नहीं कर सकते दोस्तों, तो जो हमारी आती है मोनोजिंक, जिंक सल्फेट 33% आता है, 21% आता है। अगर आप 33% का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़, और आप जो 21% का कर रहे हैं तो 7 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों जिंक और सल्फर का देने का जो तरीका है गेहूं की फसल में यही है। अगर आपने बेसल डोज में प्राइमरी पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास नहीं दिया है तो आप इस तरीके से अपनी फसल में पहली सिंचाई पर इन तत्वों का प्रयोग करें और दूसरी सिंचाई पर दोस्तों जिंक और सल्फर का प्रयोग करें। अपने पैसे को बचाएं, सही तरीके से इस्तेमाल करें। जानकारी आपको कैसी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।